welcome to Healthy Mind and Healthy Communities. I am your host शिवांशी सिंह। आज हमारे साथ है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट डॉक्टर प्राचिका ठाकुर। आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ और पब्लिक अवेयरनेस के बारे में। सो डॉक्टर प्राचिका, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hi Shivanshi. Hello everyone. I'm Dr. Prachika. Currently, I'm working as a project manager in Generation Saver Association. So basically, we are working on NCD, and in NCD, we are also NCD is in itself is a very horizon world. So in NCDs, we also include these mental health issues, and we have seen lots of patients, lots of students, and in community also the suicidal cases is increasing day by day, and it is very sad for us, like in our country, people are not able to handle their stress. So because of that, and this is one of the thing कि depression जैसी चीजें अभी भी मतलब हो रही हैं, instead people are not aware about it. लाइक हमें उनके लिए अवेयरनेस जनरेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. एक वो रीजन है, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, लाइक उनका जो बिहेवियर है, लाइक अगर हम आज के चिल्ड्रंस की अगर हम कंपैरिजन करें और अपने टाइम वाले पीरियड की हम कंपैरिजन करें, तो देर इज लॉट ऑफ डिफरेंस इन दियर बिहेवियर. एंड आई थिंक वहां पे हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है. एंड मेंटल हेल्थ is not about children, it's not about adults, it's also about us. like जैसे कि हम लोग, like we are doctors, we are working with communities, we are working with the patients, sometimes हम भी exhaust हो जाते हैं. So mental health इस सिर्फ एक इंसान के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मेंटल हेल्थ सबके लिए इम्पोर्टेंट है. एंड इन एनसीडीज अगर हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की बात करते हैं, तो नॉन कम्युनिकेबल के जो, अगर आप हमेशा रिस्क फैक्टर्स के अगर रिसर्च में जाते हैं, तो हम यही देखने को मिलेगा कि स्ट्रेस हमेशा एक फैक्टर रहता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं. तो आई थिंक अगर हमें पता है कि हमारा स्ट्रेस फैक्टर हमारी इतनी सारी डिजीजेस को बॉडी में यू you नो क्या बोलते हैं, बॉडी को इफेक्ट कर रहा है, तो व्हाई नॉट टू वर्क ऑन स्ट्रेस इंस्टेड ऑफ डूइंग giving the treatment to the patient for their diseases, instead of doing like prevention or precautions before like arrival of diseases. If we'll do, then we can save our generation. Okay, thank you, Dr. Prachika. Yes, Ranjit. Yes, so let's dive into the conversation. ऐसे कौन से कॉमन मिसकंसेप्शन है जो फिजिकल हेल्थ के बारे में आप एड्रेस करना चाहेंगे? यस. सबसे बड़ा मिथ ये होता है हमारी जनरेशन में, लाइक कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जो लोग बहुत थिन है, तो उनको लगता है कि वी आर थिन तो हमें एक्सरसाइज करने की नीड नहीं है. कुछ लोग कुछ लोग या ऐसे भी होते हैं जो अपना बीएमआई चेक करते हैं, क्या, हम्म ऑन अ रेगुलर बेसिस. बट अगर हम बीएमआई चेक करते हैं, तो बीएमआई हमें सिर्फ हमारी हाइट वेट के अकॉर्डिंग बताता है आर यू फिट और नॉट. बट हमारी बॉडी में फैट कितना है, कितनी हमारी मसल मास है, कितनी हमारी मसल स्ट्रेंथ है, वो चीज हमारी हमेशा इस चीज में लैक करती है. दैट इज ऑल्सो अ मिथ. सबसे बड़ी, उसके अलावा जो मुझे मिथ लगता है, द थर्ड वन इज, इट्स लाइक कि हम लोगों को रेगुलरली एक्सरसाइज करना जरूरी है. रेगुलरली एक्सरसाइजेस करने की जरूरत नहीं है. आई नो सब करना, फिजिकल हेल्थ अपनी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, बट अगर हम उसे ऑल्टरनेटिव डेज में दे करें, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू गिव योर बॉडी रिलैक्स, एंड एक्सरसाइज जो हमारी बॉडी डिमांड करती है वो हम उसको फुलफिल कर पाएंगे. एंड आई थिंक सप्लीमेंट्स भी एक सबसे बड़ा मिथ है आज के डेट में. जो जिम वर्क करते हैं, लाइक जो भी अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करते हैं, वो ज्यादा ज्यादा लोग सप्लीमेंट्स पे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक्सेसिव प्रोटीन ले लेते हैं, जबकि उनको अमाउंट नहीं पता होता, लेकिन हाँ, जिम कर रहे हैं, मसल बिल्ड करनी है तो प्रोटीन खाना पड़ेगा, लेकिन कितनी क्वांटिटी में खाना है, कितना नहीं खाना है, उन्हें नहीं पता होता. ठीक है. लैक एक ऑफ वो चीज अवेयरनेस। है. एंड अगर, यस, लैक ऑफ अवेयरनेस. इसके साथ साथ ये भी होता है कि हम लोग अपनी हेल्दी डाइट को चेंज करते हैं अपने सप्लीमेंट्स के साथ. एक वो भी एक चीज चीज है कि यानी आप ये कह सकते हैं कि आप अपनी न्यूट्रिशन जो हमारी
जो नॉर्मल डाइट से जो हमारा न्यूट्रिशन इनटेक होता है, हम वो चीज खो रहे हैं, अब रेदर देन हम शिफ्ट कर रहे हैं अपने आप को सप्लीमेंट्स में, ताकि हम अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी कर लें। सो हाँ, ये कुछ फैक्ट्स हैं, जो ये कुछ मिथ्स हैं जो मुझे लगता है कि जिसपे लोगों को क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा इन चीजों पे ज्यादा वर्क करते हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ फिजियोथेरेपी, सबसे बड़ा मिथ तो यही होता है कि हम लोग, फॉर एग्जाम्पल आर मदर्स, लोग हाउसवाइफ्स हैं, तो वो लोग ऑब्वियसली उनका फिजिकल वर्कआउट बहुत ज्यादा होता है, पूरा दिन इधर उधर। तो उसकी वजह से क्या होता है, उनको अगर हम ऐसे नॉर्मली ये रिकमेंड करते हैं, सपोज कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आता है विद लाइक नी पेन, तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि हम उनको यही बोलते हैं कि आपको एक्सरसाइजेस करने की जरूरत है, आपके मसल में स्ट्रेंथ नहीं है। तो उसके रिटर्न में हमें ये सुनने को मिलता है कि नहीं, हम तो पूरा दिन बहुत काम करते हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, राइट? लेकिन क्या है कि वो जो वर्क कर रहे हैं, वो बॉडी की जो एक्टिविटी है उसको हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम किसी इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ वर्क मसल्स पे कोई वर्क नहीं कर रहे हैं। हम अपनी स्ट्रेंथ पे कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस पे कोई वर्क नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि सिर्फ घर के काम करने से ही हम पूरा दिन करते हैं तो हमारी फिजिकल हेल्थ मेंटेन रहती है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। हमें हमारी बॉडी को पर्सनल टाइम देना पड़ता है अपनी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। सो या। Okay, that's very, really helpful. Okay, next question is, what does self-compassion play role in mental well-being? Okay, self compassion. So I'll just want to give you one example. सो Okay. एक्चुअली क्या होता है कि जब भी एक छोटा बच्चा ले लो, 12th स्टूडेंट है एंड उसने एग्जाम दे दिया। एग्जाम देने के बाद मतलब उसके स्कोर्स अच्छे नहीं आए, और ये एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, तीन बार हो गया उसके साथ। तो उसके बाद उसके अंदर क्या होता है कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं ये मतलब इस 12th स्टैंडर्ड को पास ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस स्टेज में क्या होता है, हम अपने आप से क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। दैट विल ऑल्सो मतलब इंड्यूस स्ट्रेस इन योर बॉडी। आपको एंजाइटी होती है, डिप्रेशन फेजेस आते हैं। तो जो सेल्फ कंपेशनेट है, इट्स लाइक कि हमें अपने आप को मोटिवेट करके रखना है, अपने आप को, अपनी बॉडी के साथ, हम अपने आप के साथ हम जितना काइंडनेस के साथ बिहेव करेंगे, आई एम श्योर उसकी वजह से हमारे मेंटल हेल्थ पे इतना अफेक्ट नहीं होगा, और हम अपना रिजल्ट आउटपुट भी अच्छा दे पाएंगे। तो आई थिंक सेल्फ कंपेशनेट इज नॉट लाइक कि हम दूसरों, सेल्फ कंपेशनेट इज लाइक कि हम अपने साथ कितना अच्छा। सो अपने साथ जितना अच्छा रहेंगे, अपनी बॉडी को जितना ध्यान देंगे, अपनी डाइट, अपना पर्सनल रूटीन, अपना डिसिप्लिन, तो आई थिंक उससे हमारा मेंटल हेल्थ काफी हद तक ठीक रहेगा। ओके, डॉक्टर प्राचिका, ऐसी कौन सी सेल्फ केयर प्रैक्टिस कर कर हम रिड्यूस कर सकते हैं एनजाइटी और स्ट्रेस को? आजकल एनजाइटी और जो स्ट्रेस है बहुत ही कॉमन है स्टूडेंट लाइफ में, हर किसी पर्सन को जॉब में, स्पेशली दे आर स्ट्रेस्ड एंड बर्न आउट। सो ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस आप सजेस्ट यस। करना चाहेंगे? सो यस, देखो, ऐसे ऐसे सिनेरियोज में यू शुड हैव अ गुड फ्रेंड्स। आपकी जो बाउंड्री है, यू you नो आपके जो दोस्त हैं आपके पास हमेशा, यू नो यू नीड समवन कि जिसके साथ यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। ओके। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये बोल सकते हो कि आप ये बोल सकते हो कि लाइक कोई भी हो, बट किसी न किसी को एक पर्सन ऐसा एक अपना कॉर्नर फील मतलब होता है, पॉजिटिव फीलनेस जहां से तुम अपनी पॉजिटिविटी ग्रैब करते हो। इट कैन बी एनीवन, लाइक योर फादर, योर मदर, योर पेरेंट्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स सर्कल में, या कोई भी। तो एक एक वो चीज है कि जिसकी वजह से आप अपनी एंजाइटी को कंप्रेस कर सकते हो। दूसरा है, आप मेडिटेशन और माइंडफुलनेस एक्टिविटीज करो। मेडिटेशन से आपकी फोकस, जो आपका मतलब एक कह सकते हैं जो आपकी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट या फिर कुछ ऐसा अगर आप फील कर रहे हो, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा वर्क करता है। लाइक इसके अलावा आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो अगर आपको एंगर इश्यूज हैं। तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपको काम करने में बहुत हेल्प करते हैं। एंड इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ काम करने के लिए, कई बार क्या होता है, कई पेशेंट्स जो होते हैं वो एस्थमिक भी होते हैं। तो जब भी वो स्ट्रेस या एंजाइटी वाली चीजों में आते हैं, तो उसकी वजह से एस्थमिक कंडीशंस इंड्यूस हो जाती हैं।
तो उसको सप्रेस करने के लिए, लाइक उस सिचुएशन को काम करने के लिए, आई थिंक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस। इसके या अलावा आप, हाँ, एक फिजिकल एक्टिविटीज को मेंटेन कर सकते हैं। हाँ, और इसके अलावा अपनी डाइट में मॉडिफिकेशन करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, यानी कि इनटेक ऑफ शुगर, डिटॉक्स वाटर। मतलब इनटेक ऑफ शुगर को आप थोड़ा रिड्यूस करो, और डिटॉक्स वाटर जितना हो सकता है अपनी बॉडी को हाइड्रेट करके जितना आप रख सकते हो। तो ये कुछ एक्टिविटीज है जो आप कर सकते हो। इसके अलावा आप जनरल लिख सकते हो। आप अपनी पॉजिटिव चीजें, आप अपनी नेगेटिव तो हर किसी के लाइफ में होता है, बट आपने उस नेगेटिविटी में भी क्या पॉजिटिव ग्रैब किया है। तो आई थिंक वो अगर आप अपनी जर्नल में लिखते हो, अपने सराउंडिंग्स में वैसे मैसेजेस, होता है सबकी लाइफ में, हम भी ऐसे ही करते हैं कि अपने लिए एक पॉजिटिव थॉट जो है अपने डेस्क पे चिपकाते हैं, सो दैट जब हम अपने ऑफिस डेस्क पे बैठे तो उसको देख के हमें कभी मतलब वो फील दोबारा हो कि नहीं, हमें अभी करना है, हमें अभी लड़ना है, अभी हमें कुछ अच्छा अचीव करना है। तो आई थिंक वो आप कर सकते हो। इसके अलावा आपकी लाइफ में एक गोल होना चाहिए। ठीक है, आपके एक सेट नंबर्स ऑफ गोल्स होने चाहिए, जिसके लिए आपको खुद को मतलब वो मोटिवेट करें कि मुझे वो अचीव करने हैं। ठीक है। इसके अलावा मुझे ये लगता है कि अपने लव्ड वंस, यानी अपनी फैमिली हो गई या फिर जो भी आपके फ्रेंड सर्कल्स है, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। आप जब बहुत बिजी हो जाते हैं अपने इट्स वर्किंग इन्वायरमेंट में, तो क्या होता है कि हम लोग अपने गैदरिंग्स नहीं कर पाते हैं, बट आई थिंक वो गैदरिंग होना बहुत जरूरी है, बिकॉज उससे क्या होता है कि आप थोड़ा रिलैक्स फील करते हो। एंड इन्हीं गैदरिंग्स की वजह से, चाहे वो फैमिली गैदरिंग हो चाहे वो फ्रेंड्स गैदरिंग हो, तो उससे भी आपकी मेंटल हेल्थ काफी हद तक मेंटेन रहती है। सो ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो आप कर सकते हैं अपनी एंजाइटी, अपने स्ट्रेस को को कंट्रोल करने के लिए। ओके। सो डॉक्टर प्राचिका, क्या स्लीप आजकल के टाइम में जो हमारी जनरेशन है वो फोन एडिक्टेड है बहुत ही ज्यादा, हर कोई, सिर्फ आजकल की जनरेशन ही नहीं, हम फैमिलीज में देखते हैं हर कोई फोन एडिक्टेड है। रात को 12-1 बजे तक स्क्रॉल कर रहे हैं फोन। तो क्या स्लीप भी इम्पैक्ट करती है हमारी मेंटल हेल्थ को? क्या स्लीप, बेटर स्लीप इम्पोर्टेंट है डेफिनेट हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, या क्या इम्पैक्ट उसका हमारी मेंटल हेल्थ पे पड़ रहा है, हमारी हेल्थ पे, या हमारी कंप्लीट हेल्थ कैसे अफेक्ट हो रही है उससे? हम काफी सारे एप्स हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर को शट डाउन करने के लिए। डेफिनेटली हम अगर एक दो बार, आई नो इट्स वेरी हार्ड फॉर एवरीवन कि हम वो सब एप्स को डाउनलोड करें और अपने दूसरे एप्स के साथ कनेक्ट करें ताकि एक स्लीपिंग टाइम पीरियड बन सके, बट अगर आप उसको मतलब अपनी हैबिट्स में अगर लाते हैं, तो आई थिंक ये बहुत हेल्पफुल एक्टिविटी है। साथ में आप ये कर सकते हैं, लाइक जिनके बच्चे पेरेंटल कंट्रोल का भी हम एक वर्क ले सकते हैं कि पेरेंटल कंट्रोल करके भी एप्स होते हैं, आप अपने नेटफ्लिक्स और अपने जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं हम उसको भी उनसे कंट्रोल कर सकते हैं, फॉर स्पेशली फॉर चिल्ड्रंस। एंड आई थिंक हम लोग लाइक जो यंगस्टर्स हैं, हम ये क्या कर सकते हैं कि हम लोग जब हम अपना वर्क करते हैं तो हम कैफीन का इंटेक बहुत ज्यादा करते हैं ड्यूरिंग आवर ऑफिस आवर्स, और घर में भी हो, जब भी हम कुछ भी ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं तब हम सबसे ज्यादा कैफीन का इंटेक करते हैं, और कैफीन की वजह से नींद की जो साइकिल है, पूरी स्लीप साइकिल हमारी डिस्टर्ब होती है। हम उस पे वर्क कर सकते हैं कि हम अपना टी कॉफी जो है, ब्लैक टी ब्लैक कॉफी, उसको एटलीस्ट अपने स्लीपिंग टाइम भी, मतलब बोले तो रात के टाइम में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम मॉर्निंग आवर्स, अर्ली मॉर्निंग आवर्स में इन चीजों को रिड्यूस करें। तो उससे भी हमारे जो स्लीप साइकिल है वो काफी हद तक मेंटेन हो जाएगा। एक्सरसाइजेस करना बहुत जरूरी है। लाइक आप अपनी डेली हैबिट्स में, अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज में आप नॉर्मल एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आप योगा तो अपनी डे टू डे लाइफ में मतलब उसको इंक्लूड कर सकते हो कि हाफ एन आवर और 20 मिनट का योगा, चाहे आप सोने से पहले, अगर आपको लगता है कि हाँ आपको मेडिटेशन करना है तो आप वो कर सकते हैं, उससे भी आपकी स्लीप साइकिल इंप्रूव हो सकती है। अब आप पूछ रहे थे कि इम्पैक्ट क्या होगा। सी, हमारे काफी सारी डिजीजेस होती हैं जो आज की डेट में मतलब हम जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हेडेक, हम एक नॉर्मल हेडेक की तरह इस चीज को लेते हैं, क्योंकि जब हम स्क्रीन्स वगैरह देखते हैं तो हम उसको ऐसे बोलते हैं कि हाँ ठीक है, कुछ ऐसा मेजर नहीं है। बट
कई बार लोगों को एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, मतलब एक्सेसिव स्क्रीन देखने की वजह से भी ड्राई आईनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। साथ ही साथ माइग्रेन का इशू भी हो जाता है। सो ये तो सिर्फ दो रीजन है। अगर आप कंटिन्यूअसली एक पोजीशन में, एक पोस्चर में बैठे हैं, बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट आई कैन से कि आपका नेक टाइटनेस वगैरह हो जाता है। नेक टाइटनेस की वजह से आपकी मस्कुलर टेंशन बढ़ेगी, फिर से आपका हेडेक क्रिएट होगा। तो इट्स ना, जिसकी वजह से मतलब आपका पोस्चर तो खराब हो ही रहा है, आपका फोकस भी खराब हो रहा है, आपको डिस्ट्रैक्शन भी हो रहा है, साथ में आपका बिहेवियर चेंज भी हो रहा है, आप इंटरैक्ट नहीं कर रहे हो, सोशल गैदरिंग में नहीं जा रहे हो। तो ये जो चीजें ये काफी हद तक हमारी इम्पैक्ट होती हैं। और ये जो हेडेक, और जैसे मैं आपको बता रही हूँ ड्राइनेस, इसी वजह से क्या होता है कि आप अपनी स्क्रीन ही नहीं देख पाते हो। पेनफुल रहता है बहुत हेडेक। आप जब आपको माइग्रेन का पेन होता है तो वो ऐसा पेन नहीं है कि जो आपने मेडिसिन खाया एंड आप मैनेज कर लोगे। कम से कम 2-3 दिन एटलीस्ट लगते हैं उस नॉर्मल, अपने आप को नॉर्मल बॉडी को आने में। साथ में आपको हाइड्रेट करके रखना है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप हाइड्रेट नहीं करोगे तो आपको हेडेक का जो इशू है उसकी वजह से भी आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगा। तो आई थिंक हाइड्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसपे आपको वर्क करने की जरूरत है। एंड जो छोटी छोटी चीजें लाइक अपने स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करना, पेरेंटली कंट्रोल कर सकते हो आप, अपना चार्ट रोज का मेजर कर सकते हो, आप अपने लिए एक टाइम टेबल बना सकते हो, वो आप कर सकते हो। सोने से पहले आप ऐसा कुछ भी इनटेक ना करें जिसकी वजह से आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है। और काफी सारे लोग जो हैं लाइक जिनका ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो स्पेशली जब पेशेंट्स जो होते हैं या अपने एडल्ट एज या फिर ओल्डर एज वाले जो होते हैं, जब भी वो ट्रीटमेंट लेते हैं, लाइक हॉस्पिटल ट्रीटमेंट लेते हैं, तो कभी कभी डॉक्टर्स उन्हें रिकमेंड करते हैं मेडिसिन। उनकी जब नींद खराब होती है तो उन लोगों का ट्रीटमेंट रिहैबिलिटेशन में भी बहुत डिफरेंस आ जाता है। लाइक जिसकी रिकवरी 4 दिन में होनी होती है वो 6 दिन में होती है, क्योंकि वो भी प्रॉपर स्लीप साइकिल उनकी इंप्रूव नहीं होती है। तो आई थिंक वहां पे भी वो पिल्स लेना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से पिल्स के वो एडिक्टिव हो जाते हैं एक टाइम पीरियड बाद। तो आई थिंक उन लोगों को भी ये समझना बहुत जरूरी है। उन लोगों को भी पता होना चाहिए कि हाँ ये मतलब नींद की गोली है और इसको इससे ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में नहीं लेना है, उस पर डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिसपे हमें वर्क करना चाहिए आई गेस। ओके, दैट्स रियली हेल्पफुल। ओके, आजकल इमोशंस जो हैं वो बहुत ही एक कॉमन टॉपिक है, मतलब कि हर कोई इमोशनली बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाता है। तो कैसे हम अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं? आप क्या रिकमेंड करेंगे उसके ऊपर? क्या थेरेपीज या क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? यस। सो इमोशंस, आप कब आपको लगता है कि आप मतलब इमोशनली आप अपना मैनेज, मतलब इमोशनली आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो? सो ऐसे सिचुएशंस तब आती हैं जब आप किसी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो एंड फिर लास्ट में आपको पता लगता है कि आपका ट्रस्ट जो है टूट गया। या फिर ये होता है कि कुछ भी आपने कुछ अचीव करना था लाइफ में और नहीं कर पा रहे हो, तब आपका इमोशनली ब्रेक डाउन होता है। कभी कभी आपको आपकी फैमिली प्रेशर की वजह से भी इमोशनली ब्रेक डाउन होते हैं, कभी आपको कॉलेज प्रेशर की वजह से भी ब्रेक डाउन होता है, कई बार आपके फ्रेंड सर्कल्स की वजह से भी आपको ब्रेक डाउन होता है। तो उस जगह पे, उस सिचुएशन में यू आर दैट मच कैपेबल इनफ कि आपको पता है कि आपकी सराउंडिंग में आपके लिए सुटेबल कौन है। द ओनली पर्सन यू नो कि ये मेरे साथ हैं, वो ट्रस्टेड होना चाहिए। तो आपको अपने लिए वैसी बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। ओके। पहली चीज आप ये कर सकते हैं कि अपने आसपास एक बाउंड्री क्रिएट करो कि हाँ ये मेरे लाइक हमारे जो हैं क्लोज वन है और इनके साथ हम कुछ भी शेयर कर सकते हैं, ये हमारे नॉर्मली फ्रेंड्स हैं। तो ये चीज आपको खुद से एनालाइज करनी पड़ेगी। इसमें आप इमोशनली अपना मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकते हो। सेकेंड थिंग आप ये कर सकते हो कि आप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हो, आप अपनी हॉबीज के लिए वर्क कर सकते हो। हर किसी के अंदर हॉबीज होती है। मुझे क्रिएटिविटी वाली चीजें पसंद है, तो आई लव टू डू दैट एंड आई लिटरली डू। अभी भी मैं करती हूँ, जब मेरा फ्री टाइम होता है तो मैं करती हूँ। इसके अलावा आप नई नई चीजों में एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब तो मतलब पहले से ज्यादा आपके पास एडवांसमेंट है, आप एआई का यूज करके आप बहुत सारी चीजें नई सीख सकते हो। सो यू कैन वर्क ऑन दैट। और साथ ही साथ अपने लिए एक एफर्मेशंस लिखना बहुत जरूरी है।
पॉजिटिव एफर्मेशंस में बोल सकती हूँ कि अगर आपने पूरे दिन में एटलीस्ट लाइक इन नाइट आप ये कर सकते हैं कि जैसे आपको पूरा दिन हुआ, कुछ आपने नई अच्छी चीजें सीखी होंगी, सो यू कैन राइट इट डाउन ऑन योर नोटबुक या फिर आपकी जर्नल में लिख सकते हो। उससे भी आपको इमोशनली स्ट्रेंथ मिलेगी कि अगर आपने कुछ अच्छा किया है और आपने कुछ अच्छा करके किसी से आपको लाइक कुछ अच्छा अचीव हुआ भी है, तो वो आपको हमेशा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। साथ में आई थिंक हर एक स्वॉट एनालिसिस होता है, हर जगह चलता है। तो हर मतलब स्वॉट एनालिसिस इन द सेंस कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। अब आप अपने लिए खुद से एक चार्ट बना सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपको अपॉर्चुनिटीज क्या मिल रही है और आपकी थ्रेटन्स क्या है। अगर आप उस पर भी वर्क करते हैं तो आई थिंक काफी हद तक अपने इमोशंस को उसके थ्रू भी मैनेज कर सकते हैं। ओके। ओके, अफर्मेशंस यस। इज रियली रियली हेल्पफुल। मैं बहुत टाइम अफर्मेशन यूज करती हूँ और बहुत हेल्पफुल होती है। इट्स अ अमेजिंग टेक्निक फॉर मी। ओके, नाउ माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज हाउ कैन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ? That's a very good question actually. See, public health is not like कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए वर्क करें। पब्लिक हेल्थ इज फॉर एवरीथिंग। एक आप पब्लिक की हेल्थ के लिए वर्क करें तो पब्लिक की हेल्थ में कैसी भी कंडीशंस हो सकती हैं। अब पब्लिक हेल्थ में आप सबसे जो हम लोगों को ये सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ, आपको अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। मिथ्स पे ना जाएं, अवेयरनेस पे जाएं। क्योंकि आज हमारी साइंस इतनी एक्टिव है, इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंट है कि आपको क्या आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है क्या नहीं है। आप आज के जो करंट एविडेंस है उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इधर हकीम और इन चीजों पे जाने से अच्छा है एक सही सलाह लेना बहुत जरूरी है। सो पब्लिक हेल्थ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि लोगों को जागरूकता ही नहीं होती है किसी भी चीज की। अभी भी कई ऐसे ग्राउंड लेवल पे अगर आप जाओगे तो लोगों को पता ही नहीं होता है कि क्या सही है और क्या गलत। कई बार तो कई बार तो ऐसा होता है कि ये तो हमारे पूर्वज करते आए हैं, हम आगे भी ये करते जाएंगे। तो एक वो चीज है कि उस तरह का थॉट नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, आपके पूर्वज ऐसा करते थे, लेकिन आज जो डिमांड है, आज की जो नीड है, उसको समझते हुए डिसीजंस लेना बहुत जरूरी है। अब फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन तो पहले भी होता था लेकिन अभी एडवांसमेंट हुई है। जैसे अब जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, डिजीजेस बढ़ रही हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ एचपीवी का, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ठीक है, तो सर्विक्स कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है सिर्फ फीमेल्स में ही एचपीवी वायरस हो सकता है, मेल्स में भी हो सकता है। लेकिन ये आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है किस एज ग्रुप में इंजेक्शन लेने होते हैं, वैक्सीनेशन लेनी होती है, इस चीज की कितनी डोजेज होती हैं, लोगों को पता नहीं होती है। तो आई थिंक ऐसी चीजों में अवेयरनेस की सबसे ज्यादा जरूरत है। कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स में सपोर्ट करना। अगर आपको कई कई चीजों की जागरूकता है और जिस चीज की जागरूकता नहीं है लेकिन आप उसके लिए डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप अपने साथ में जो पड़ोसी हैं या कोई भी आपके नियर एंड डियर वन है उनको भी सही सलाह दें। जितने भी कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी एनसीडी प्रोग्राम ही ले लो, इसमें टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम हो गया, एनटीसीपी प्रोग्राम हो गया, तो इन चीजों के टीबी प्रोग्राम हो गया, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। कई बार तो मतलब टीवी प्रोग्राम्स में मतलब लोगों को पता ही नहीं होता है क्योंकि बहुत पुअर पीपल है। हमारी कंट्री इतनी अभी इतनी इनफ नहीं है कि मतलब पॉवर्टी से ऊपर जो लोग जो पॉवर्टी से नीचे हैं वो लोग अच्छा ट्रीटमेंट ले पाए। तो आई थिंक उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इतनी इनिशिएटिव्स लेती है, उनको अगर उस चीज के बारे में थोड़ी भी इंफॉर्मेशन है, जिन लोगों को इस चीज की इंफॉर्मेशन है वो उनको हेल्प करें। यहाँ पे सबसे बड़ा गैप क्या होता है हमारे इंडिया में कि हमको प्रॉब्लम पता है नहीं, हमको सॉल्यूशन पता है तो हम दूसरे को नहीं बताएंगे। तो आई थिंक वहां पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मिथ्स नहीं होने चाहिए, फेक न्यूज नहीं होनी चाहिए, मिस इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अब हम इसका ये लाइफ एग्जांपल देख सकते हैं कोविड 19 का। कोविड 19 वैक्सीन के टाइम पे मतलब लोगों ने बहुत सारे मिथ्स चला दिए थे
कि ये इसकी वजह से लोगों की डेथ हो रही है, ये वो सो। तो अगर हमारे रिसर्च साइंसेस अगर इतना कुछ कर रही हैं तो कुछ तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। मैं ये नहीं कह रही कि अगर कुछ नया मार्केट में है या कुछ भी ट्रीटमेंट है तो बस उसको सुना और एकदम से ले लो, नहीं, पहले उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, उसके बाद तुम्हारा डिसीजन है तुमको लेना है या नहीं। बट अगर इसका पॉजिटिव रिजल्ट है तो डेफिनेटली लो। साथ में अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सिर्फ घर साफ रखना इज नॉट अ गुड थिंग ना, कि आप सिर्फ अपने घर साफ कर रहे हैं लेकिन अपनी सोसाइटी साफ नहीं कर रहे हैं, आप अपने घर का कूड़ा बाहर फेंक रहे हैं और दूसरे फिर के उसके घर में। बाद आप बोल रहे हैं नहीं हम तो बहुत साफ सुथरा। एग्जैक्टली ये चीज गलत है, क्योंकि आप पब्लिक हेल्थ में इन्वायरमेंट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपका जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो हम लोगों की वजह से है। हम लोग प्लास्टिक यूज करते हैं, हम लोग प्लास्टिक को ऐसे ही फेंक देते हैं, हम उसका प्रॉपर डिग्रेड नहीं कर पाते हैं उस चीज को। तो वो प्रॉब्लम हमारी है और सिर्फ एक इंसान की नहीं है, सबकी प्रॉब्लम है। तो आई थिंक सबको इक्वली अकाउंटेबल होना चाहिए इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। और अगर हमारी हमारी जो कंट्री की जो गवर्नमेंट है, मतलब अगर वो कुछ इनिशिएटिव्स ले रही है इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए, तो आई थिंक हमारा ये रोल बनता है कि हम उस चीज को सपोर्ट करें। इंस्टेड ऑफ दिस कि हम नहीं करेंगे, ये सरकार का काम है, ऐसा ना करते हुए अगर हम ये करें कि ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो आई थिंक हम काफी हद तक अपना अपनी कंट्री को सेव कर लेंगे। इसके साथ साथ आई थिंक हमारी कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एजुकेशन। एजुकेशन इसलिए नहीं बोल सकती मैं, लाइक इसलिए बोल रही हूँ, एक्चुअली मैं इसलिए नहीं बोल सकती बोल रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि अब क्या है, अब की पॉपुलेशन में हम ये बोल सकते हो कि हाँ 75% या 65%, 75%, आई एम नॉट गिविंग यू द एग्जैक्ट डेटा, बट एक टेंटेटिव डेटा में बोल सकती हूँ कि इतनी जो आज की जनरेशन है वो पढ़ाई की तरफ बढ़ रही है। पिछली जनरेशन स्टिल अभी भी उसी गैप के साथ है, क्योंकि अब उनका एज जनरेशन गैप ऑब्वियसली आ चुका है। बट स्टिल उनके साथ क्या है, एजुकेशन का प्रॉब्लम अभी भी है, लिटरेसी रेट उनका अभी भी इम्प्रूव नहीं हुआ है। अब इस टाइम पीरियड में जहाँ डिजिटलाइजेशन है, वहां उन लोगों को प्रॉब्लम होती है, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो हमारी मदर फादर वाले एज ग्रुप हो। तो आई थिंक वहां पे भी हमें काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, उस गैप को फिल करने की जरूरत है। और वो गैप तभी फिल होगा कि जो लोग पढ़ नहीं सकते, एटलीस्ट उनके अंदर इतनी सेंस तो है कि अगर आप उनको सही और गलत की समझ समझाते हैं विद क्लियर फैक्ट्स, तो आई थिंक वो भी समझते हैं। अब एक एग्जांपल देती हूँ। अभी दिल्ली में आई गेस अभी एक रिपोर्ट आई थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उसमें उस रिपोर्ट के हिसाब से ये था कि अब वुमेन्स भी अपने डिसीजंस खुद ले रही हैं, लाइक कि उनको बेबीज चाहिए या नहीं चाहिए। पहले ये डिसीजंस नहीं ले पाती थी, अब वुमेन एम्पावर हो रही हैं तो वो अपने डिसीजंस ले रही हैं। काफी हद तक पॉपुलेशन कंट्रोल में उनका कंट्रीब्यूशन भी है। तो मैं ये नहीं बोल रही कि इंडिया का पॉपुलेशन कंट्रोल करना है या कुछ करना है, बट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि हाँ एजुकेशन अगर किसी की नहीं है, बट उनको भी अगर हम क्लियर इंफॉर्मेशन विदाउट मिस इन्फॉर्मेशन अगर उन तक कोई इंफॉर्मेशन पास करते हैं रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन और एनीथिंग जो उनके लिए बहुत बेनिफिट है, तो आई थिंक वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। हर चीज की एक वो होती है कि एक साइड इफेक्ट्स होता है तो एक गुड फैक्ट्स होते हैं, तो गुड फैक्ट्स के साथ साथ साइड इफेक्ट्स भी अगर हम उन्हें एक्सप्लेन करें तो जो उनकी डिसीजन है उस चीज के लिए वो काफी हद तक अच्छे ही होंगे, आई एम श्योर। Okay. Dr. Prachika, thank you for coming today and thank you spreading so much of awareness and motivate people towards how they practice to improve their mental health. Thank you, thank you, thank you so much for coming. Uh, Forward हम वापस डिस्कस करेंगे श्योर अबाउट हेल्थ एंड अवेयरनेस. थैंक यू फॉर कमिंग टुडे. आप थैंक यू शिवांशी, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे. गॉड ब्लेस यू. बाय बाय.